स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्कूपर के मंच पे। और जाहिर है कि आज की चर्चा भी 2024 का जो पंजाब का चुनाव है उस पे हमारी केंद्रित रहेगी। और आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि बीजेपी जो है वो पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इसके इर्द गिर्द क्या जो पंजाब की चुनावी राजनीति है बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पंजाब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नंबर 2 जो बीजेपी अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े नेता जो है वो अभी उन्होंने लास्ट लेग में प्रचार किया और बड़ा धुआंधार प्रचार किया। इसके अलावा पंजाब में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए जो बीजेपी की जो रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे इन चुनावों की जो प्रचार हुआ है उसकी रोशनी में। और जिस किस्म के समीकरण अब जो है बने हैं, पहली बार है वो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है लोकसभा के चुनाव में। और बीजेपी विशेषकर जो आप लोग हमें कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं। तो बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी कमोबेश क्या पोजीशन है। तो इसके लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। मेरे सीनियर रह चुके हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ रहे हैं और डेली पोस्ट जो है उसके वो संपादक रहे हैं और बहुत एक लंबा अनुभव है उनका पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी, विशेषकर जो है वो इलेक्शन कवरेज को लेके। तो आज हम जुड़ेंगे हमारे विशेष मेहमान अजय भारद्वाज जी के साथ। तो अजय भारद्वाज जी, मैं अगर ये कहूं कि पंजाब में, चंडीगढ़ में, इस रीजन में अगर बीजेपी की राजनीति को, रणनीति को अगर कोई बेहतर समझता है तो वो अजय भारद्वाज जी है। तो इसलिए अजय भारद्वाज जी को आज हमने निवेदन किया कि हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को क्या चल रहा है इसकी स्थिति के बारे में बात कर। सबसे पहले अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच पे, आप वक्त निकाल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजू जी, मुझे ये अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी। और आप बहुत 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 आपका धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही जो पहला सवाल है वो आपके साथ वो ये है कि इस वक्त आपको लगता है कि ऐसा लोकसभा का चुनाव इससे पहले पंजाब में कभी हुआ? जी राजू जी, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कभी चुनाव हुआ है, क्योंकि जितने भी चुनाव मेजर होते आए हैं अभी तक, या तो वो अकाली दल बीजेपी गठबंधन एक तरफ होता था और कांग्रेस एक तरफ होती थी 2014 तक। 2014 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने एंटर किया पंजाब में और उसके बाद त्रिकोणीय चुनाव होने शुरू हो गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा है और बीजेपी ने ये निश्चय किया कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और किसी को साथ नहीं जोड़ेंगे, अलायंस किसी से नहीं करेंगे, उसके बाद पंजाब राजनीति का समीकरण काफी बदल गया है। और अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर कम से कम चौकोना कॉन्टेस्ट चल रहा है मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और कहीं कहीं फाइव कॉर्नर भी है। जैसे अगर हम खंडूर साहब की बात करते हैं या संगरूर की बात करते हैं तो वहां 5 कोनों का कॉन्टेस्ट है और किसी भी कॉन्टेस्टेंट को हम वीक नहीं समझते। हर कॉन्टेस्टेंट का अपना अपना दावा है, हर कॉन्टेस्टेंट की अपनी अपनी शक्ति है। और पंजाब में हम देखते हैं कि किसी तरह की कोई वेव नहीं चल रही। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत असमंजसता की जो है बनी हुई है सारी स्थिति। और इसमें अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी जरा सी आगे निकलती है रेस में, और मुझे लगता है कि जो भी पार्टी जहां भी जीतेगी उसका विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होगा। जी जी अजय जी, विक्ट्री मार्जिन बड़ा कम होगा तो ये एक पहेली वाली एक स्थिति जो है जिसमें ना सिर्फ जानकार लोग जो हैं बल्कि जो जो नेता हैं, दिग्गज नेता है, दिग्गज जो जो शीर्ष नेतृत्व है
सभी पार्टियों पे जहां उनको भी किसी किस्म का वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, वो आपको हम लोगों को वो फोन करके पूछते हैं, और ऐसा मैंने पहली बार होते देखा। तो इसके उसका चलते उसका एक कारण एक जी, ये है कि पंजाब के अंदर किसी प्रकार की कोई वेव नहीं चल रही। वेव अगर हम नहीं चल सिर्फ रही है, तो उसके अगर हम लिए बड़ा मुश्किल है सिर्फ बताना। अगर हम सिर्फ ये देखें कि आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया 2022 के इलेक्शन में 92 सीटें जी, लेके 117 में से, जी, लेकिन उसका भी प्रभाव अब इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा। अब बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि वो 92 सीटों वाला जो एक आंधी थी वो पंजाब हुँ। में कहीं दर्शित नहीं हो रही उस तरह से। तो वो आंधी भी नहीं है और बाकी पार्टियां जो है वो अपना अपना संघर्ष कर रही हैं अस्तित्व का। तो इसलिए बहुत रोचक चुनाव हो गया है जहां तक पंजाब का सवाल है। अजय जी, इस रोचकता के चलते एक सवाल जो है तमाम चर्चाओं में उभर कर आ रहा है, वो ये है कि इस बार जो पंजाब में बीजेपी जो है बनिस्बत अकाली दल के, बीजेपी क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी है और तीसरी बार वो आने का दावा कर रही है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके चलते वो एक उनकी दावेदारी जो है वो बनती है। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब की इस असमंजस वाली स्थिति में बीजेपी का जो क्या रोल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तमाम शीर्ष नेता आए हैं, पूरी शक्ति झोंकी है, तो बीजेपी का इस पूरे जो समीकरण बने हुए हैं, जो रहस्यमयी स्तर पे हम कहें, तो उसमें बीजेपी की क्या भूमिका रहने वाली? देखो ये पहली बार है कि बीजेपी पार्लियामेंट का इलेक्शन अपने आप लड़ रही है। इससे पहले 2022 का विधानसभा का इलेक्शन भी बीजेपी ने अपने ही बलबूते पे लड़ने का प्रयास किया। उसका नतीजा हम देखते हैं ये हुआ कि हालांकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली 117 के हाउस में, लेकिन हम्म, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 2% बढ़ा था 2022 में। जी, हालांकि सीटें सिर्फ 2 मिली उनको, लेकिन जी, वोट परसेंटेज में इंक्रीज हुआ था। पार्टी को बहुत बड़ी असफलता देखनी पड़ी, लेकिन पार्टी ने फिर भी निर्णय पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी यही रखा कि हम एक ट्रेडिशनल अलायंस जो अकाली दल के साथ करते थे वो उसकी तरफ हमारा रुख नहीं रहेगा। हम फिर भी अपने ही बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे हमें जीत मिले या ना मिले। लेकिन ये एक पहली बार है कि बीजेपी अपने आप को पंजाब के अंदर एक स्तंभ के रूप में खड़ा करना चाहती है। जिस पंजाब जी, में हम देखते हैं कि 69 से लेकर हम्म, 2022 तक, या जब तक कहें कि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस नहीं टूटा, तब तक हम्म, बीजेपी सिर्फ अकाली दल के एक छोटे भाई की तरह पंजाब में पॉलिटिक्स करती रही है। सीटों का बंटवारा अकाली दल के पक्ष में ही होता रहा है और सरकार अकाली दल बनाती रही है। लेकिन इनका आपस में संबंध जो है वो 69 से चला आ रहा है। बीच में एक दो फेजेस आई हैं जब ये संबंध में थोड़ा विच्छेद हुआ या टूटा। लेकिन जब फार्मर्स एजिटेशन होता है उसके हम्म, बाद एक निर्णायक डिसीजन बीजेपी ले लेती है, क्योंकि अकाली दल पार्टी जिसने पार्लियामेंट में तीनों फार्मर्स बिल की सपोर्ट की थी, लेकिन जब उनके खिलाफ हम्म, पंजाब में एजिटेशन शुरू हुआ तो अकाली दल ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। और वो विड्रॉ करके बीजेपी को लगता है कि एक तरह से अब हमें अपने ही बलबूते पे पंजाब के अंदर शक्ति पैदा करनी चाहिए। और हालांकि हम्म, बीजेपी को कभी इतनी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी पावर में रही है अकाली दल के साथ, चाहे वो हम्म, 1997 में थी या 1969 में थी या वो 1977 में थी। तो फेजेस रही हैं जो बीजेपी पार्टी जब दोबारा भी 2004 के बाद भी बनी है तो भी रही है पार्टी पावर में। लेकिन पार्टी का वर्चस्व बड़ा लिमिटेड रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जी, सीट्स बहुत 18, 22, 23 ही मिला करती थी टोटल लड़ने के लिए। तो इस बार विधानसभा में, जी, पहली बार है कि इतना जोर पार्टी लगा रही है कि हमारी कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो जाए पंजाब के अंदर और हम एक नई जगह बनाएं यहाँ पे आके।
अजय जी, जैसा आपने एक एक चुनावी जो पृष्ठभूमि जो आपने बताई है बीजेपी के, कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती रही हैं, लेकिन बीजेपी ने 2022 में अकेले चुनाव लड़ा और उसके बाद अब भी उन्होंने कहा कि हम अकेले ही लड़ेंगे। तो इसका एक सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि बीजेपी एक बहुत लंबी रणनीति जो है उसके तहत जो है पंजाब में अपनी राजनीति कर रही है। तो उसको इमीडिएट कोई उनको अपेक्षा नहीं कर रहे कि हमें इमीडिएट कुछ रिजल्ट्स मिले। तो एक लंबी जो लड़ाई है वो बीजेपी का। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि जब बीजेपी ने अपने दम पे गठबंधन से बाहर आकर 2022 का असेंबली का चुनाव लड़ा, तो सीटें 2 आई, लेकिन उनका वोट शेयर 2%। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा एक इंक्रीज है, लेकिन बड़ा जरूर है। इसके चलते अजय जी, क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी अपने वोट शेयर में वृद्धि, इजाफा जो है वो कर सकती है? क्या लगता है आपको? सर्टनली सर्टनली, निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज पे इजाफा होगा। निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज जो है अकाली दल का वो बढ़ेगा, सॉरी बीजेपी का बढ़ेगा। जी उनको जी सीट कितनी आती है, सीट आती है या नहीं आती, 1 सीट आती है, 2 आती हैं, 4 आती हैं, ये जी। एक कयास लगाने वाली बात है। लेकिन नहीं अभी ये बात निश्चित है कि वोट परसेंटेज बीजेपी का पंजाब में बढ़ने वाला है और उसके कई आप, कारण हैं। हाँ जी, आप एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप जारी रखिए। हम सीटों की बात नहीं अभी करेंगे, वोट शेयर की बात करेंगे। तो आपने कहा है कि सर्टनली वोट शेयर बढ़ेगा। तो अगर हम देखें 2014 का, तो उसमें कोई 8.70% के करीब जो है बीजेपी का, और 2 सीटें आई थी। और 2019 का अगर आंकड़ा देखें लोकसभा चुनाव का, तो 9.63, करीब करीब 10% के करीब। आप इस बार कहां देख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी का वोट शेयर कहां तक जा सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी और अपनी बात आप जारी रखें। 2022 में आपने कितना शेयर बताया? मैं 2019 में लोकसभा चुनाव का जो बता रहा हूं आपको, वो लोकसभा था चुनाव नौ में पॉइंट बीजेपी का तिरसठ शेयर, 2019 में। देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का शेयर इसलिए नहीं काउंट किया जाना चाहिए क्योंकि वो इलेक्शन अकाली दल अलायंस के साथ जड़ा गया था। इसलिए जो जी। वोट परसेंटेज है वो सिर्फ उन सीटों का आप काउंट कर रहे हैं जहां पे बीजेपी ने हम्म इलेक्शन लड़ा था, और वो सीटें हैं हम्म होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर। लेकिन जी। मैं 2022 की जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2022 में वोट परसेंटेज बढ़ा है, 2022 में भी, अक्रॉस 2022 में भी हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप वो क्या कह रहे हैं? अक्रॉस द स्टेट बढ़ा है। और जब हम अक्रॉस द अक्रॉस स्टेट द स्टेट। लेते हैं, जब हम अक्रॉस द स्टेट लेते हैं और बीजेपी को सिंगल पार्टी के रूप में लेते हैं, तो मुझे लगता है इस बार भी जो गणित है वो 12-13% के आसपास जरूर होना चाहिए, जैसा जी कि जी अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। और मैं भी सिर्फ जी। एक अंदाजा ही लगा रहा हूँ, ये देखते हुए कि पंजाब की स्थिति क्या है और पंजाब में किस तरह की फ्लूइड सिचुएशन बनी हुई है और किस तरह से हम्म। बीजेपी ने जोर लगाया है। हालांकि हम अक्सर कहते हैं कि पंजाब जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दौर से अलग चलता है, ये हम पिछले या इलेक्शन में देखते आए हैं। अगर हम्म। पंजाब भारत एक तरफ जा रहा है तो पंजाब अपनी दिशा खुद तय करता है और अपनी दिशा में खुद चलता है। सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज 10 से 12% आना चाहिए। आना चाहिए। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जो आपने टिप्पणी करी वो ये है कि बीजेपी का जो, अगर 2022 में 2% इसका शेयर बढ़ा, तो अपने बलबूते पे वो अक्रॉस द स्टेट, क्योंकि उससे पहले बीजेपी अपने हिस्से की सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ती थी। तो अगर हम पूरा अक्रॉस द स्टेट देखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि है, चाहे वो 2% भी है, क्योंकि एक डायनामिक सिचुएशन है। बीजेपी वहां पे रुकी नहीं है, वो लगातार अपने संगठन को जमीन पे मजबूत कर रही है। तो इस बार नेचुरल है कि उनका जो वोट शेयर है वो बढ़े। अगर लोकसभा चुनाव का, जैसे मैंने बताया कि 10%, 9.63 था, तो निश्चित तौर पे वो बढ़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी 3 ही सीटों पे लड़ती थी ना पहले, और इस बार वो पूरे। तो इस बार का अगर 2%, 3%, 5%, हालांकि अगर उससे कोई पूछे, तो मैं
बहुत चौंकाने वाली जो लेवल है वहां तक इनका वोट शेयर बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आपने 12% कहा पिछले चुनाव के मुकाबले में, 963 के मुकाबले, लेकिन मैं इसको समझता हूं कि मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट डबल तक जा सकता है और उसी सूरत में ही बीजेपी को सीट्स आने की उम्मीद की जानी चाहिए बीजेपी की तरफ से। तो वो अक्रॉस द स्टेट होगा और इस बार भी जो बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ा जो है वोट शेयर जो है वो होगा। तो अभी एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये वोट शेयर में जो वृद्धि है, वोट शेयर में वृद्धि तो तभी होगी जब वो वोट पड़ेंगे। इस संदर्भ में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है 23 और 24 मई को, जो उन्होंने 3 जनसभाएं की है पूरे माझा, मालवा, दोआबा, पटियाला, जालंधर और गुरदासपुर में, और उसके बाद जो कल उन्होंने या परसों मेरा ख्याल उन्होंने जो होशियारपुर में परसों जो उन्होंने की है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का यहां पे आने का और उसके बाद कल जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी को लुधियाना में उनकी जो रैली थी, चुनावी जनसभा, और योगी आदित्यनाथ जी ने आनंदपुर साहिब और लुधियाना, दो इन जो सीटें हैं, संसदीय सीटें, इनका चुनाव किया। एक तो बात सीधी सी समझ में आती कि इसलिए उन्होंने चुनाव किया योगी, क्योंकि यहां पे लगता है पार्टी को कि पार्टी के जीतने की या वोट शेयर बहुत बढ़ने की संभावना ज्यादा, इसलिए यहां पे फोकस कर। तो इन सबको मिला के आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बीजेपी के पक्ष में कोई संभावनाएं जो वो बनी है इन बड़े नेताओं के पंजाब में आने से? जी देखिए, बड़े नेताओं के आने से वोट शेयर पे कितना असर पड़ता है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा विश्वास कभी हुआ नहीं है। लोग जी उस रैली में वही जाते हैं जिनका उस पार्टी के प्रति एक रुझान रहता है। और या योगी आदित्यनाथ अगर लुधियाना में आए हैं तो वो एक सर्टेन वोट बैंक को टारगेट करने के लिए आए, और वो वोट बैंक हम जानते हैं, जितने भी लोग माइग्रेशन से आते हैं यूपी बिहार से, उन लोगों की मानसिकता पे प्रभाव डालने के लिए आए हैं। और उसी स्टेट का एक ईडीएम लेके लुधियाना के जो एक काफी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो नहीं कहूंगा, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, जो पीपल कम फ्रॉम अदर स्टेट्स, फॉर एग्जांपल लार्जली फ्रॉम यूपी एंड बिहार। प्रवासी और जहां तक यूपी मोदी जी बिहार। का सवाल है, मोदी जी ने अपनी भाषा में आके यहाँ पे पंजाब के साथ रिलेट करने का प्रयास किया। उन्होंने पंजाब की पगड़ी डाली, उन्होंने पंजाब के सिखों के लिए क्या क्या काम किया वो बताया, उन्होंने पंजाब के फार्मर्स के लिए क्या क्या काम किया वो बताया, उन्होंने बताया कि कैसे कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में उनका एक इनिशिएटिव रहा। उन्होंने इस तरह की बातें कह के पंजाब को ये जताने की कोशिश की कि पंजाब के बारे में हमारा भी उतना ही सुंदर रवैया है जितना किसी और का कभी हुआ होगा या हो सकता है। तो जी इसलिए जो बीजेपी के प्रति सेंस ऑफ एलिनेशन है पंजाब के अंदर, जो जी पर्टिकुलरली फार्मर्स एजिटेशन के बाद आई है और बिल्स हम्म को वापस लेने के बाद आई है, तो वो उस चीज को उन्होंने एक संभालने का प्रयास किया है और उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। उसका जी असर इन वोट परसेंटेज कितना पड़ता है ये अभी इस साल में कहना मुश्किल है, लेकिन सर्टेनली उनकी उनके भाषण का एक प्रभाव सारी स्टेट में जाता है। और जिस तरह के वो वक्ता है, जिस तरह के उन्होंने अपने भाषण में कंटेंट यूज किया है, जिस तरह का पंजाब के साथ रिलेट करने का प्रयास किया है, तो वो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट। पंजाब और बीजेपी के बीच में जो खाई है एक, उसको उन्होंने भरने की कोशिश की है, एक नया ब्रिज बनाने की कोशिश की है, जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा ही कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं जमीनी स्तर पे, तो वहां पे एक निश्चित तौर पे बीजेपी के पक्ष में एक पॉजिटिव रवैया जो दिखाई पड़ने के संकेत हमें मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपने कहा जो एक विशेष वर्ग है जो प्रवासी है, यहाँ पे आए हैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इवन हिमाचल से। पर इसके साथ साथ मैंने ये भी एक चीज देखी है
कि जो कारोबारी वर्ग है, जो पंजाब में इस वक्त एक माहौल का, विशेषकर 2022 में जब से ये आम आदमी पार्टी है, तो एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी एड्रेस किया। उन्होंने शूटर गैंग की बात की है, विशेषकर ये जो गैंगस्टरवाद है जिसके बारे में जो चर्चा हो रही है, और ये बात सत्ताधारी पार्टी आपके खिलाफ जाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसी ही बात की है। तो उन्होंने अपना यूपी का हवाला देके ये बात की है कि वो बुलडोजर वाली बात की है। कहने का तात्पर्य ये है कि पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो, कोई ऐसी पार्टी हो जो इन सब चीजों के ऊपर लगाम जो है वो डाल सके और एक शांतिपूर्ण जो माहौल जो है वो मिल सके। और ये सब क्योंकि पंजाब का एक आप देखिए ना, वो जो काला दौर था आतंकवाद, पंजाब वालों ने भोगा है और पंजाब के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वैसी स्थिति दोबारा वापस आए। तो इसके चलते एक चीज मैंने जो अजय जी खुद नोटिस की है लुधियाना में विशेष करके, कि जिस किस्म का, जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो समर्थक होते हैं वही पार्टी के जाते हैं, और विशेषकर इस प्रकार की गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, उसमें भी अगर, लेकिन लुधियाना की रैली में बहुत अलग सी बात मैंने दी। एक ऐसा उत्साह देखा मैंने इनके योगी आदित्यनाथ की रैली में। एक तो नंबर अगर हम लें, उसकी गिनती की संख्या वो भी ज्यादा थी, और उत्साह में एक विशेष किस्म, जैसे कि लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रैली में नहीं जाते, जिनके साथ हम बातचीत करते, हमें जानने वाले या हम उन तक अप्रोच करते, मैंने पूरे पंजाब में मैं घूमा हूं, तो लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपकी बात सही है कि बीजेपी, क्योंकि ये एक डायनामिक सिचुएशन है, बीजेपी एक लंबी रणनीति के तहत जो है पंजाब में काम कर रही है, तो इन चीजों का अवश्य ही निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। अगर मैं अब आऊं सीटों के ऊपर, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बात, जितनी भी वीडियोस अभी तक मैंने की है, एनालिसिस की है, हर बार यही सवाल आता है, अपनी तरफ से भी वो कहते हैं कि अभी जी इतनी सीटें को कितनी, आप मुझे ये बता, मैं ये नहीं कहता कितनी, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आपने करी है कि कितनी ऐसी सीटें हैं पंजाब की जहां पे बीजेपी एक निर्णायक भूमिका अदा करने की स्थिति में? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी हम देख रहे हैं कि बदल रही है स्थिति। कभी किसी का पलड़ा ज्यादा हो रहा है, कभी किसी का ज्यादा हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी की जो शक्ति है वो गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, इन जगहों पे ज्यादा चर्चा का विषय है। आप अजय जी जलंधर क्योंकि ये जो उपचुनाव हुआ था ना 2023 में, 9 विधायक जो क्षेत्र थे उनके असेंबली, उनमें जो 7 में आम आदमी पार्टी, 2 में बीजेपी आगे रही थी, जहां पे उनका वो नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी आगे रही थी। तो जलंधर में भी कुछ ऐसा, जो मेरे सुनने में आया, आप ठीक है, आपका गणित अपनी जगह ठीक है, वो बाई इलेक्शन था, और उस बाई इलेक्शन में पार्टी इन पावर को हमेशा बाई इलेक्शन में फायदा रहता है। अब ये बाई इलेक्शन नहीं है, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, 2 सीटों पे बीजेपी आगे रही थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं आगे रही थी, वो तब भी वो 4 कॉर्नर कंटेस्ट था। जलंधर पे होल्ड रहा है, बस बीजेपी जलंधर से एमएलए देती रही है, लेकिन बीजेपी का जलंधर से अभी कोई एमएलए नहीं है। हमें सारी चीज को सारे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें सिर्फ एक बाई इलेक्शन के बेस पे अगला रिजल्ट, मुझे नहीं लगता कि हमें जंप टू द कंक्लूजन करना चाहिए। संकेत की बात कर रहा हूँ। कोई चुनाव एक सिंपल गणित नहीं होता। हर चुनाव में अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, हर चुनाव में अपना अपना एक गणित होता है, हर चुनाव का अपना अपना एक माहौल होता है। तो ठीक है, जलंधर को भी हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये पार्टी ऐसे नहीं है स्थिति की विजयी स्थिति में है, लेकिन ये है कि बीजेपी की चर्चा है कि वो संघर्ष इन जगहों पे अच्छा कर रही है। और बीजेपी को मुझे लगता है कि मैं आखिर में एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीजेपी को सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में ये है कि बीजेपी का अपना कैडर जो है वो बड़ा निगलेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने
दूसरी पार्टियों से लोगों को बहुत जोड़ा है और उसके जोड़ते जी हुए बीजेपी अपने घर में एक बहुत बड़ी चुनौती फेस कर रही है, जिसको मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ता कोई बहुत गंभीरता से लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित जरूर होगा, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे ज्यादा रूप में हो। आखिर में मैं ये इसी निवेदन के साथ मतलब दिस इज द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू शेयर। नहीं, बिल्कुल सही बात आपकी। ये हुआ है। हमसे भी जो बातचीत की है स्थानीय जो नेता हैं, उनमें एक निगलेक्ट की फीलिंग तो जरूर है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मैंने जब पूछा तो भी क्या आप फिर बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे, आप खिलाफ जाएंगे? तो वो कह रहे कि नहीं जी, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, जाएंगे तो हम वोट तो हम बीजेपी को ही डालेंगे या बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत है, वो मुझे जो मेरी समझ है वो ये है कि वो भी एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ये जो आपने बात की है कि जैसे जो बाहर से जो नए बड़े स्टैब्लिश चेहरे हैं, विशेषकर सिखों के प्रति जो सिख चेहरे हैं, स्पेशली जाट सिख समुदाय से जो संबंधित है, उनको बीजेपी अपने एक विशेष रणनीति के तहत ला रही, क्योंकि उनको चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने में जो नुकसान हुआ है उसकी किस तरीके से भरपाई हो। और आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है, सही है, ये भरपाई एकदम से नहीं होगी, ये एक प्रोसेस है, एक डायनामिक सिचुएशन है। तो इसके चलते एक सवाल मैं आपसे ये पूछना ये चाह रहा हूं कि जैसा मौसम चल रहा है और जिस किस्म का एक उदासीनता वोटर्स में पंजाब में इस बार दिखाई दे रही है, वो खामोश हैं। इस खामोशी को क्या हम समझे कि ये जब वोटर कल जब चुनाव होगा, मतदान होगा, तो आपको लगता है कि इस बार इसका असर वोटर टर्न आउट के ऊपर हो सकता है, जैसा हम बाकी के देश में पहले जितने चरणों में वोटिंग हुई वहां पे हमें देखने को मिला? क्या पंजाब में भी ऐसा आपको लगता है अजय जी, वोटर टर्न जनरली आउट? सारे देश में हो रहा है तो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी वोटर के बीच में मुझे कोई बहुत बड़ा उत्साह नजर नहीं आया। मैं भी पंजाब में जी घूमा हूँ, काफी कोई उत्साह नहीं है। और जी दूसरा वेदर वेदर बहुत खराब चल रहा है, लोगों को इस बात का भी चिंता रहती है कि कितनी देर बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा या छाया में रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये हम्म, वोटर टर्नआउट जो कम आ रही है, इसमें वेदर का भी बहुत बड़ा रोल है। 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और जी ऐसे में पार्टियों के प्रति उदासीनता तो है। जाहिर है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया है कि पंजाब के अंदर कोई इतनी वेव नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल के सिर्फ एक अपनी पार्टी के चाव में वोट डालने जाऊंगा। जी तो जी जैसे जी आपने ठीक यूज किया है, उदासीनता है, तो उदासीनता में वोटर टर्नआउट तो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। मुझे लगता है 60 के आसपास ही रहेगा, 60-65। हाँ। तो इसका इसका माने तो यही है ना कि भी जो कट्टर समर्थक हैं कि इधर है, वो तो निकलेगा वोट डालने के लिए, नहीं नहीं, ऐसी ऐसी इसका बातें। मायना हाँ, टर्नआउट से देखते हैं। कट्टर कट्टर अच्छा, तो फिर अब मैं पांचों मैं पार्टियों के निकलेंगे ना। मैं वही कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं कि वो एक इस स्थिति के चलते अजय जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो 2022 की जो एक बड़ी डिसरप्शन हुई है, 42% वोट शेयर एक पार्टी को गया है, और वो इसलिए गया क्योंकि उनके पास अपना तो कैडर वो नहीं था ओरिजिनल, वो सभी को बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल से उनके पास गया, कहा कहीं से ज्यादा गए, कहीं से कम गए। तो आप मुझे ऐसे लगता है कि इस बार जो है पंजाब एक कोर्स करेक्शन वाली मोड में है। तो जैसी उदासीनता है दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि आप इस बात से सहमत है कि दोबारा वो जो वोटर जो छिटक गए इन बड़ी पार्टियों से आम आदमी पार्टी की तरफ गए थे, वो दोबारा वापस आ सकते हैं? 5 तारीख को चर्चा इस पे ज्यादा सार्थक रहेगी, अभी तो सिर्फ चलिए, अंदाजा ही। एक आखिरी आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा। आपने पहले जिक्र किया कि जैसे कुछ सीटें हैं जहां पे 5 कोणीय मुकाबला भी है, और जैसे खडूर साहब की सीट है वहां जहां से अमृतपाल सिंह, जो एन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिब्रूगढ़ जेल में अभी वो नजरबंद है, तो उनका जो चुनावी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही। और दूसरा फरीदकोट में जहां से श्रीमती इंदिरा गांधी के जो असैसिन थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह, उनके जो बेटे हैं वो लड़ रहे हैं, और सिमरनजीत सिंह मान है संगरूर से 3 सीट। आपको क्या लगता है कि इस बार पंजाब के चुनाव में जो रेडिकल जो वर्ग है,
उसकी क्या भूमिका रहने वाली इन 3 सीटों के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में? जाहिर है कि 3 सीटों में कल जो कैंडिडेट्स हैं वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बाकी 4 पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ये तो जी। बहुत प्रत्यक्ष बात है कि रेडिकल्स जो है उनकी कंसोलिडेशन हुई है और उनके अंदर एक भाव आया है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, क्या वो सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसके बारे में यस। कहना। हाँ, उनके अंदर एक उत्साह आया है और ये एक पंजाब के अंदर एक एलिमेंट, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो हमेशा इस तरह के अपॉर्चुनिटीज की वेट करते रहते हैं और जब जब जी। कभी होता है तो अपना उत्साह दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने अपने तरीकों से करते हैं। उसके पीछे बाहर की फोर्सेस का भी हाथ रहता है, उसके पीछे यहाँ के लोगों की असंतुष्टियां जो पुरानी हैं उसका भी रहता है, उसके पीछे कई कारण रहते हैं। मुझे लगता है इस विषय पे तो एक अलग चर्चा होनी चाहिए और बड़ी विस्तृत चर्चा होनी लेकिन चाहिए कि पंजाब में ये इस पे एलिमेंट है, क्योंकि ये आते हैं इस तो पे जरूरत नहीं है कि ये जीत जाए। पर ये हैरानी की या बात है कि लास्ट टाइम संगरूर का जो बाई इलेक्शन था, जो भगवंत मान की जी। अपनी सीट है घर की, वहां पे अपना सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। तो इस तरह के जो इंडिकेशंस आती हैं स्टेट से, वो उससे लगता है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो काफी एक्टिव हैं और मौका मिलने पे अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतते। जहां तक तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आके वो लड़ते हैं, करते हैं, तो उस पे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और बहुत से इससे पहले भी हुए हैं कि कैसे मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं लोग, तो उस नजरिए से तो इसका स्वागत करना बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटी सी, बस एक सिंगल लाइन में अगर टिप्पणी करें कि आपको लगता है, आपकी असेसमेंट के मुताबिक इन तीनों सीटों पे ये जो उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये जीतने की स्थिति में है? जब पंजाब में ऐसी परिस्थितियां हैं कि ऐसे एलिमेंट सीट निकाल सकते हैं आज की परिस्थिति में? अमृतपाल जीतने की स्थिति में है, मान साहब जीतने की स्थिति में है। अगर आप उन अच्छा। कॉन्स्टिट्यूंसीज का अंदाजा लगाएंगे तो कॉन्टेस्ट संगरूर में आज जो मेरे समझ में आ रहा है वो कांग्रेस और मान के बीच में है। खंडूर साहब जी। में जो कॉन्टेस्ट है वो अमृतपाल और सेकंड कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, अकाली दल भी हो सकता है और कांग्रेस। कांग्रेस भी हो सकती है। तो मतलब फ्रंट के अगर 2 आदमी चुनने हो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनका नाम है। तो इसी के साथ आज की चर्चा, इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं और दर्शकों को एक बार फिर से बताते चलें कि अजय भारद्वाज जो बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, पंजाब की जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि उन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, पंजाब की नब्ज को वो पहचानते हैं। और आज उनका भी आकलन यही है कि जो हम पहले करते आ रहे हैं कि सिचुएशन जस की तस है, असमंजस वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जो है वो जीत सकते हैं। और आज जो 31 मई है जी, और 4-5 दिन की बात है, तो क्या एक्चुअल होगा जिसके ऊपर हम कियास लगा रहे थे, वो सामने 4 जून को आ जाएगा। और उससे पहले अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक श्रोता, उनसे आप रूबरू हुए हैं और आपसे निवेदन है कि आप आने वाले समय में रेगुलरली हमारे साथ जुड़े, विशेषकर अगर आपके पास समय हो तो कल भी आप हमारे साथ जुड़े, और जब नतीजे आए तो उस दिन भी आप इस चर्चा का स्कूपर के मंच पर हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका।